आज का हमारा सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आज हम अपने सेशन के अंदर बहुत बेसिक से मतलब ये उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अब तक केमिस्ट्री को ये सोच के छोड़ दिया था कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है, हमसे तो नहीं होगी। ठीक है, हम आज सिर्फ 7 क्वेश्चंस के अंदर पूरी की पूरी केमिस्ट्री हमारी 10th क्लास की हमारे बोर्ड्स 2026 को टारगेट करते हुए कंप्लीट करेंगे। स्पेसिफिकली वो जिन्हें बहुत बेसिक्स में डाउट्स हैं, जिनको नहीं मालूम कि क्वेश्चन किस तरह से जनरेट हो सकते हैं और अब तक केमिस्ट्री को टच करने का टाइम भी नहीं मिला। ये सेशन आप लोगों के लिए। ओके, तो जस्ट मार्क योर प्रेजेंस एंड देन विल स्टार्ट। आज बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, तो अपनी कॉपी, अपना पेन, अपनी जो भी बिलोंगिंग्स हैं, अपनी एनसीईआरटी है, हमारे पास केमिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है उन सबको हम लेकर बैठेंगे ताकि हम रिलेट कर सकें कि भाई हमारे हर चैप्टर में से स्पेसिफिक टॉपिक्स कौन से हैं और कौन कौन से टॉपिक्स के साथ में हम काम करेंगे। हेलो बेटा, चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का हमारा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी होगा। सबसे पहले सबसे पहले भाई जिन्होंने केमिस्ट्री को देखा ही नहीं अभी तक, जिनको पता ही नहीं केमिस्ट्री में चल क्या रहा है, तो हमारी केमिस्ट्री में क्लास 10th की एनसीईआरटी में टोटल हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, कंप्लीट 4 चैप्टर्स। द फर्स्ट इज द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सेकंड सेकंड इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये हमारे बेसिक 4 चैप्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। हमने ऑलरेडी 2 सेशंस लिए हैं ऑल्टरनेट चैप्टर्स के। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, और आज के लिए तो हम अवेलेबल हैं, हम बात करेंगे और हमारे क्वेश्चंस के लिए हम एंथुसियास्टिकली इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हमारे पास 4 चैप्टर हैं टोटल, जिन 4 चैप्टर्स की आज हम बात करने वाले हैं। चलो चैप्टर नंबर 1 से शुरू करें तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें बताया गया है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि 9th क्लास में तुम्हें जो केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस एक्सप्लेन किए गए थे उन्हें और ज़्यादा इन्हांस करके बताने की कोशिश की है। हेलो हेलो बेटा। ओके, तो अब अपनी पढ़ाई पे आ जाइए और फोकस करें हम सब अपने टॉपिक्स के ऊपर कि हम किन किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4 तक हम केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे इन ओनली 7 क्वेश्चंस, नॉट मोर देन 7 क्वेश्चंस, और पूरा का पूरा केमिस्ट्री हम इसमें कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। ओके, फर्स्ट इज व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर की शुरुआत ही होती है केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, केमिकल रिएक्शंस जनरली आपको एक्सप्लेन करती हैं अबाउट द केमिकल चेंज, कि जो भी केमिकल चेंज आप अपनी सराउंडिंग्स में देख रहे हो उन केमिकल चेंजेस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट फॉर्म्स में फॉर्मूलाज को यूज करते हुए, तो हम उसे केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम फॉर्मूलाज में जब लिखते हैं तो ये बन जाती हैं केमिकल इक्वेशंस। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में हमसे कि हमें केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना है। अगर आपको याद है तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से।
हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। देखो, H2 प्लस O2 गिव्स वाटर H2O, बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 ग्राम्स हाइड्रोजन, 32 ग्राम्स ऑक्सीजन, but it gives only 18 grams of water. Is it possible? मास कहाँ गया? रिएक्टेंट में मैंने जितना भी कुछ ऐड किया था, प्रोडक्ट में मुझे उतना मिल नहीं रहा है। तो मिल नहीं रहा है, इसी को बैलेंस करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रोवाइड किया गया था, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और इसी वजह से हम जनरली क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं हमारी केमिकल इक्वेशंस को। तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है, और मास को ना इंक्रीज किया जा सकता है और ना डिक्रीज किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ओके, वेरी गुड, टू फॉलो द रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और रीजन मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई 2 ग्राम 32 ग्राम्स, अगर मैं नॉर्मल और जनरल कंसेप्ट में वाटर बनाने की बात करती हूँ तो मैं एक तरफ 2 ग्राम्स हाइड्रोजन ले रही हूँ और दूसरी तरफ 32 ग्राम्स अगर हाइड्रोजन ले ऑक्सीजन को यूज कर रही हूँ, तो ओनली 18 ग्राम्स ही वाटर जनरेट होगा अगर मैं सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में उसे लिख दूंगी। बट बैलेंस करने के बाद हम ये देखेंगे कि दोनों तरफ नंबर ऑफ मास का जो नंबर है वो बराबर हो जाएगा। देखो, अब यहां पर 4 हाइड्रोजन है, 4 ग्राम्स प्लस 32 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 36 ग्राम्स। और वहीं 1 वाटर मॉलिक्यूल वेज अराउंड 18 ग्राम, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल विल वेज अराउंड 36 ग्राम्स। देखो, अब दोनों तरफ हमारा जो मास है वो इक्वल आ रहा है, ना ही मास कम हुआ और ना ही मास इंक्रीज हुआ। ठीक है, क्या चीज समझ नहीं आ रही है बेटा, बताओ, क्या समझ नहीं आ रहा? जस्ट टेल मी योर डाउट। हमने जनरली ये कहा, सीधी सी बात है, हमने ये कहा कि हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना है। तो भाई किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करना हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कभी डिक्रीज नहीं होता। जितना रिएक्टेंट मैंने यूज़ किया है, जितना मास ऑफ रिएक्टेंट मैंने यूज़ किया है, मैंने प्रोडक्ट में भी उतना ही मास जनरेट करवाना है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितने भी डाउट है सब बताओ, ठीक है, सो दैट हम उसे धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करें और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो जाए। ओके, सो फर्स्ट इज व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो भाई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वी हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेम एंड स्टेट द लॉ दैट सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अब मैंने बता दिया कि कौन सा लॉ है जो सजेस्ट करता है हमको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस की, तो वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और अगर स्टेटमेंट वो हमसे डिमांड करता है तो स्टेटमेंट हम लिखेंगे मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना मास को हम किसी केमिकल रिएक्शन में क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा रिलेटेड टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है बैलेंस करो, बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन। तो हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या इक्वेशन है। जिंक प्लस
H3PO4 gives zinc phosphate PO42 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसे हमें बैलेंस करना है। देखो अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो बैलेंसिंग का पहला रूल होता है, फर्स्ट रूल जो हम बैलेंसिंग के लिए फॉलो करते हैं, एटम्स जो हैं एक इंडिविजुअल एलिमेंट के वो दोनों तरफ बराबर हो जाने चाहिए, बिकम्स इक्वल। वो दोनों तरफ क्या हो जाने चाहिए? बराबर होने चाहिए। वो दोनों तरफ बराबर हो जाने चाहिए। तो जब भी कभी हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, जहां भी हम बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो जनरली उन जगहों पर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम स्टार्ट करें जिंक से, तो जिंक का नंबर इधर 1 है और प्रोडक्ट की साइड में 3 है, तो हम लिखेंगे 3 जिंक प्लस H3PO4 gives you Zn3PO42 प्लस हाइड्रोजन लिखेंगे हम। ओके, नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट है हमारा, वो है हमारा पॉलीएटॉमिक आयन। रिमेंबर क्लास 9th टॉपिक जहां पर तुमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर बात की थी रिगार्डिंग द आयंस, जहां हमने मोनोएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस। तो जो फॉस्फेट है हमारा वो एक पॉलीएटॉमिक आयन है, यानी कि यहाँ पर आप इंडिविजुअल एलिमेंट को काउंट करने की जगह आप क्या करो, एक पॉलीएटॉमिक आयन को कंप्लीटली कंबाइंड फॉर्म में ही बैलेंस करने की दोनों तरफ कोशिश करो, ताकि जिससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत बचेगा इंडिविजुअल को बैलेंस करने में। ठीक है, सो फॉस्फेट यहाँ पर कितने लिखे हैं? 2, और इधर एक ही फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, तो हम आगे की तरफ 2 मेंशन कर देते हैं कि भाई 2 फॉस्फेट जो हैं वो हमने यूज किए हैं। तो 3 जिंक 2 फॉस्फेट, रिमेनिंग क्या रह जाता है? हाइड्रोजन। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा बैलेंसिंग की ट्रिक जो है, मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी काम को करने के लिए हमें एट द एंड कोई भी ट्रिक आपको बता दूंगी, कुछ भी बता दूंगी। जैसे मैंने अभी आपको एक चीज बताई छोटी सी, कि भाई पॉलीएटॉमिक आयंस जो हैं उनको कभी भी इंडिविजुअली सेपरेट करके बैलेंस करने की कोशिश मत करो, उन्हें कंबाइंड फॉर्म में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयन जैसा इस तरफ प्रेजेंट था वैसा ही उस तरफ प्रेजेंट होगा। देखो यहाँ पे फॉस्फेट PO4 था, यहाँ भी PO4 ही है, तो ना ऑक्सीजन चेंज होगा ना फॉस्फोरस चेंज होगा। तो जनरली हम बैलेंसिंग के लिए हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करते हैं, हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज किया जाता है। हर कोई को, सबको ऐसा नहीं है कि सारी की सारी इक्वेशंस रटी हुई हैं कि उसे पता है कि भाई इसमें कितना कितना एटम आने वाला है। हर एक को अगर कोई नई इक्वेशन उसको सामने मिलेगी तो उसे कहीं ना कहीं हिट एंड ट्रायल मेथड ही अप्लाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने कर दी हमारी इक्वेशन बैलेंस। 3 जिंक 2 H3PO4 गिव जिंक फॉस्फेट का 1 मॉलिक्यूल एंड 3 हाइड्रोजन गैस। देखो ये मेटल है, जिंक मेटल है, ये आपका एसिड है। तो याद है ना, एक रिएक्शन हमने ये भी पढ़ी है, when metals reacts with acid they will form a salt बनाएंगे और आपको क्या देंगे? हाइड्रोजन गैस देंगे आपको ये। ठीक है, तो जब भी मेटल्स एसिड्स के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमेशा, ठीक है, हमेशा ही हमको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन इज। तो रिएक्शन क्या है हमारे पास? Na,
plus H2O gives NaOH plus हाइड्रोजन। यहां पर हमें क्या बताना है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बताना है कि इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। देखो एजेंट्स वो होते हैं जो दूसरों से काम करवाते हैं। एजेंट्स जनरली कौन होते हैं, जो दूसरों से काम कराते हैं। यानी कि जो भी ये सब्सटेंस होगा ये सामने वाले को रिड्यूस करवाएगा, ये सामने वाले को रिड्यूस कराएगा तो खुद क्या होगा, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होना है इसको। तो इट्स माय हम्बल सजेशन टू यू ऑल कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर हमसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए, तो प्लीज मेहरबानी करके इनको मत ढूंढो। तुम्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा, तो उनको ढूंढ लो जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद सिंपली क्या करना है, रिवर्स प्रोसेस करना है। जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो उसकी प्रेजेंस में सामने वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और जो तो वो एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा जो खुद रिड्यूस हो रहा होगा और रिवर्स प्रोसेस दूसरे में लग जाएगा। तो देखो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहिए क्योंकि उसी की प्रेजेंस में दूसरा रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ हम बात करेंगे सोडियम का केस देख लेते हैं। तो भाई सोडियम का जो केस है वो ये है कि यहाँ सोडियम मेटल की फॉर्म में है, यानी कि चार्ज कितना है, 0। अब अगर आगे देखोगे प्रोडक्ट के अंदर तो सोडियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई और हाइड्रोजन की ऑक्सीजन निकल गई। और हमने ये पढ़ा है कि ऑक्सीजन का जो एडिशन होता है, ऑक्सीजन का जो एडिशन होता है वही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो भाई यहां पर सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसकी प्रेजेंस में वाटर रिड्यूस होगा, तो सोडियम ही क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। सोडियम क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, बात समझ में आई। बेटा मेरा बर्थडे नहीं है आज। आपको किसने कहा मेरा बर्थडे है। चलो नेक्स्ट, ये जो कंसेप्ट है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का वो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और प्लीज फिर मैं बात यही कह रही हूँ कि बहुत गलती होती है इस क्वेश्चन के अंदर, और ये क्वेश्चन हमारे लिए कभी एमसीक्यूज में दिखने को मिल जाता है, कभी असर्शन रीजन में हमको ये दिखने को मिल जाता है, कभी 2 मार्क्स में देखने को मिल जाता है, और हर एक पॉइंट में ये हमें मिल जाता है कहीं ना कहीं। तो प्लीज इसका ध्यान रखें कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के पीछे ना भागें, उन्हें तो बस आपको रिवर्स करना है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा के रखें। जैसे ही आप रिएजेंट साइड में या रिएक्टेंट साइड में ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस हो रहा है, उसे आपको जस्ट उल्टा करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, जो ऑक्सीडाइज होगा वो बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि उसकी प्रेजेंस में सामने वाला रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और वाइस वर्सा जो दूसरे वाले होंगे वो सिमिलरली वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वन इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये सारा कंसेप्ट था हमारा। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है, चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास प्रेजेंट है एक ऐसा क्वेश्चन जो
बहुत आता है, बहुत बार आता है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। टू सोल्यूशन M एंड N गिव्स रेड एंड ब्लू कलर। ठीक है, मेरे पास कितने सोल्यूशन हैं? टू सोल्यूशंस हैं। मेरे पास कितने सोल्यूशंस हैं? टू सोल्यूशंस हैं। एक सोल्यूशन है M और एक सोल्यूशन है N। एक M है और दूसरा N है, ठीक है। M वाला जो सोल्यूशन है मेरा, वो क्या चेंजेस दिखा रहा है और N क्या दिखा रहा है? M गिव्स रेड, ये रेड कलर दिखा रहा है मुझे, शोज रेड कलर। और N गिव्स ब्लू कलर, ये ब्लू कलर हमको शो कर रहा है। With a universal indicator, in which solution will the hydrogen ion concentration be more? इनमें से किस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा होगी या ज्यादा होगी? देखो, रेड जो शेड है, हमें ये याद रखना है कि जब भी हम कलर चार्ट की बात करते हैं तो कलर चार्ट में जो 7 नंबर वाला है वो ग्रीन होता है। ग्रीन का मतलब न्यूट्रल, ठीक है। अब ग्रीन के लेफ्ट साइड में जब चलोगे तो एक्सट्रीम इस तरफ रेड से स्टार्ट करना है हमको। तो रेड वाले तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। रेड के बाद आ जाता है ऑरेंज, ऑरेंज के बाद येलो, फिर लाइट ग्रीन और फिर ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन के बाद जब चलना शुरू करोगे तो ब्लू के शेड्स आने शुरू हो जाएंगे और टिल कहाँ तक मूव करेंगे? वायलेट शेड तक। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे जो वॉयलेट कलर शो करेंगे, और ब्लू कलर वाले भी हमको जनरली यही शो करने वाले हैं, ठीक है ना। यस, M इज रेड, तो रेड में देखो एसिड है, एसिड में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और ब्लू शेड जो है वो बेस के लिए होता है, ब्लू शेड। तो यहाँ पर जो किसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा आ रही है, यहाँ हमारे M में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा आएगी, क्योंकि M एक एसिडिक कंपाउंड है अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द पेपर। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने यूज किया है उसके कलर के अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिफाई किया कि रेड जो है वो एक्चुअल में एसिड्स को इंडिकेट कर रहा है। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि भाई जो एसिड्स होते हैं उनमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हाई होती है। इसीलिए एसिड्स का जो pH होता है वो लो होता है, क्योंकि इनकी H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होती है? हाई होती है। इसीलिए इनका pH क्या रहेगा? लो रहेगा, ठीक है। चलो ये हो गया जस्टिफाई और आंसर। तो हमने जस्टिफाई भी कर दिया है भाई कि दो सॉल्यूशंस लिए थे, एक रेड था और तो हमने pH के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन कर दिया कि रेड वाला जो शेड है हमारा वो जनरली एसिडिक नेचर को इंडिकेट करता है। If both M and N solution are mixed and the resultant mixture is tested with a universal indicator, it turns green. मैंने अभी कहा आपको कि ग्रीन कलर जो है वो शो करता है न्यूट्रल को। ग्रीन कलर किसको शो कर रहा है? न्यूट्रल को शो कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्ट? तो भाई जब M और N मिलेंगे तो सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल। इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं। देखो, न्यूट्रल सॉल्ट्स दो कंडीशंस के अंदर बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ही हो। वीक एसिड वीक बेस होगा तो भी तुम्हें क्या मिलेगा? एक न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। पर ध्यान, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्यों कहा, क्योंकि उसने मुझे जो कलर्स बताए, दैट इज द रेड कलर एंड द ब्लू कलर इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो कलर्स उसने मुझे मेंशन करके दिए हैं वो डायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेचर ऑफ द एसिड्स और बेसेस जो यूज किए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि न्यूट्रल सॉल्ट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलेगा। ये आपको वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से भी मिल सकता है। बट बिकॉज
तो हम स्टार्ट कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि भाई हमारे जितने भी सॉल्ट्स हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं, हमारे जितने भी हमारे सॉल्ट्स हैं वो ग्रेट, एवरीथिंग रिजॉल्व नाउ, विल स्टार्ट। तो भाई हम बात कर रहे थे बोथ एम एंड एन सोल्यूशंस आर मिक्स्ड, अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो हमको न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। और न्यूट्रल सॉल्ट जो है वो हमने बताया है अकॉर्डिंग टू द कलर शेड्स जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किए गए हैं। ओके चलो नेक्स्ट, हाउ आर हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म्ड। अच्छा कौन बताएगा मुझे हाइड्रोनियम आयंस कैसे बनते हैं, बताओ भाई कौन बताएगा। हाउ विल हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म, कैसे बनते हैं हाइड्रोनियम आयंस। वेरी गुड अंश। देखो हाइड्रोनियम आयन कैसे बनेंगे, जब भी हम हाइड्रोनियम आयन की बात करते हैं तो भाई हमारे एसिड्स एसिड्स जो हैं वो एक्वस सोल्यूशन में आने के बाद यानी कि वाटर में आने के बाद हमें प्रोवाइड करते हैं H प्लस आयंस। अब होता यह है कि ये जो H प्लस आयंस होते हैं ये डायरेक्टली जाकर वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं एंड दे विल फॉर्म H3O प्लस, क्योंकि एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर जाकर ऐड हो गया है, इसीलिए वाटर के ऊपर ही कौन सा चार्ज लग जाएगा, प्लस, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3। दिस मॉलिक्यूल H3O प्लस इज हाइड्रोनियम आयन, इसे ही हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ओके बात समझ में आई। वेरी गुड। जब एसिड को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो उसमें से H प्लस आयन रिलीज होते हैं और वही H प्लस आयन वाटर के मॉलिक्यूल पर अटैच होकर उसे हाइड्रोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई जितना ज़्यादा H प्लस आयन होगा उतना ही ज़्यादा क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो हाइड्रोनियम आयन बेसिकली टेस्ट किए जाते हैं, इनकी प्रेजेंस को टेस्ट किया जाता है एसिडिक प्रॉपर्टीज को देखने के लिए, नेचर ऑफ द एसिड को डिटेक्ट करने के लिए। ओके राइट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गिव रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। हम रीजन भी देंगे, ऑब्जर्वेशन भी देंगे और हम उनको ये बताएंगे कि भाई कलर क्या आएगा। तो जब स्टार्ट करते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो कॉपर ऑक्साइड इज CuO which is black in color according to the NCERT। हम फर्स्ट चैप्टर में भी यही पार्ट पढ़ते हैं लास्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर, जहां वो हमें कहता है कि कॉपर को हम किसी डिश में लेकर उसे हीट करेंगे तो वह एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और अपने ऊपर ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड जनरेट कर लेगा। अब हमें ये पता है कि मेटल के ऑक्साइड्स, मेटल के कार्बोनेट्स और मेटल के बायकार्बोनेट्स सबका नेचर होता है बेसिक। तो इसका मतलब ये हो गया बेस। ये रिएक्शन जब करेगा किसके साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन होगी तो बनेगा सॉल्ट, कॉपर क्लोराइड और बनेगा वाटर। कॉपर क्लोराइड जो है इट इज ऑफ ब्लू कलर, ये ब्लू कलर का होता है भाई। ध्यान रखना है हमको कि कॉपर क्लोराइड का कलर, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। ओके कॉपर क्लोराइड ब्लू कलर का होता है, ग्रीन नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारे कॉपर के जनरल सॉल्ट्स, मतलब जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर क्लोराइड हो गया, दे आर ब्लू इन कलर। ओके आयरन सल्फेट जो है ना वो ग्रीन कलर का है, आयरन सल्फेट इज ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब HCl से कराएंगे तो कॉपर क्लोराइड बनेगा, 2HCl यूज होगा,
बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है हमको आती है बैलेंस करना, तो हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे। तो कॉपर ऑक्साइड जब HCl से रिएक्शन करेगा तो कॉपर क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। इट्स एन एसिड बेस रिएक्शन, एसिड और बेस की रिएक्शन है ये, और ऐसी रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये। नेक्स्ट, समझ आ गई ये वाली बात? किसी को कोई डाउट है इसमें? पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लो। नेक्स्ट, Why is common salt sometimes called a neutral salt? अभी पीछे हमने बात की कि न्यूट्रल सॉल्ट्स जो होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स जनरली वो सॉल्ट्स होते हैं जिन्हें जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो उनका जो पीएच है वो 7 अराउंड आता है, यानी कि न्यूट्रल आता है, इसीलिए उनको न्यूट्रल सॉल्ट्स कहते हैं। ठीक है, अब कॉमन सॉल्ट क्यों न्यूट्रल सॉल्ट है? तो वी ऑल नो कि कॉमन सॉल्ट हम NaCl को कहते हैं। कॉमन सॉल्ट किसको कहते हैं हम? NaCl को कॉमन सॉल्ट कहते हैं। अब इस NaCl का तुम पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस फाइंड आउट करो। कैसे करोगे? देखो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एसिड तो हमने ऐसा कोई नहीं पढ़ा जिसमें Na आएगा, तो भाई बेस पढ़ा है हमने NaOH, एसिड पढ़ा है हमने HCl। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। इसीलिए हमारा कॉमन सॉल्ट विच इज NaCl इज न्यूट्रल इन नेचर। वो नेचर में कैसा है? न्यूट्रल है। नेक्स्ट, अ सॉल्ट सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है ये? हमारा जो सॉल्ट का सोल्यूशन है, जो हमने पानी में घोलकर सॉल्ट बनाया, उससे ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है। अनदर सॉल्ट सोल्यूशन टर्न्स, और जो दूसरा है सेकेंड सॉल्ट सोल्यूशन है, वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। चलो बताओ कैसा सॉल्ट होगा? टेबल सॉल्ट भी NaCl ही होता है। टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सब यही है, NaCl। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट की पीएच एग्जैक्टली 7 ही होगी, क्योंकि उसमें जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक एसिड वीक बेस को यूज किया जाएगा। जब ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेंगे हम, तो हमारे पास इस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। एसिडिक नेचर का सॉल्ट होगा ये। अगर वो सॉल्ट का सॉल्यूशन आपके ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो सॉल्ट है वो एसिडिक नेचर का है, और यहाँ रिवर्स हो रहा है रेड से ब्लू, तो ये सॉल्ट किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है, बेस है ये। तो भाई सॉल्ट भी एसिडिक और बेसिक हो सकते हैं क्या? क्या सॉल्ट भी एसिडिक और बेसिक हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। कब होंगे? आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ईच सॉल्ट। तो भाई बता दिया, एक का एसिडिक नेचर है और एक का बेसिक नेचर है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो अगर इनके एग्जाम्पल्स देने हैं हमको, तो हम बताएंगे कि भाई एसिडिक सॉल्ट तब होगा जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ कंबाइन हो। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ कंबाइन होगा तो सॉल्ट बनेगा, लेकिन उस सॉल्ट का जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा, वो एसिडिक होगा। तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो तुम HCl, और वीक बेस ले लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इनको जब कंबाइन कराओगे तो सॉल्ट बनेगा NH4Cl, और ये सॉल्ट एसिडिक नेचर का होगा क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। ठीक है, वहीं दूसरे का भी एग्जाम्पल देना है हमको। तो बेसिक सॉल्ट्स कब बनेंगे? जब बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
और एसिड हमारा वीक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग तो हमें मिलेंगे बेसिक सॉल्ट्स। स्ट्रॉन्ग बेस ले लो NaOH। वीक बेस की अगर मैं बात करूं तो वीक बेस आप ले सकते हो, एसिटिक एसिड ले लो आप, कार्बोनिक एसिड ले लो आप, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसका जब सॉल्ट बनाओगे Na2CO3 या NaHCO3 कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जनरली कैसे होंगे, आपके बेसिक नेचर के होंगे, क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होगा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस। वेरी गुड। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट बनाते हैं। वेरी गुड। Why is baking soda preferred over sodium hydroxide as an antacid? अब इसका आंसर मुझे कौन देगा? ये जो दो लास्ट के क्वेश्चन हैं, बेकिंग सोडा क्वेश्चन एंड वॉशिंग सोडा क्वेश्चन, कि वॉशिंग सोडा लूज इट्स क्लीनिंग प्रॉपर्टी इफ लेफ्ट ओपन टू एयर, इनके दोनों के आंसर्स मुझे कौन देगा? ग्रेट, आई विल एक्सप्लेन यू द क्लोरल्कली प्रोसेस, जस्ट वेट फॉर सम मिनट। मैं समझा दूंगी आपको क्लोरल्कली। अच्छा, अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या कहा? NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। हमें तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस को टच करने के लिए भी मना किया जाता है, बिकॉज दे आर कोरोसिव इन नेचर। वो किसी भी चीज को डैमेज कर सकते हैं, दे आर कोरोसिव इन नेचर। तो अगर हम NaOH को यूज करने लग जाएंगे एंटासिड की फॉर्म में, तो वो हमारा माउथ, हमारा ईसोफेगस, हमारा स्टमक सब खराब कर देगा। ठीक है, तो NaOH को जनरली यूज नहीं किया जाता क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और वहीं अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें, तो ये एक माइल्ड बेस है। देखो, इनको भी रेगुलर कंजम्पशन के लिए मना किया जाता है, बट ओकेजनली यू कैन यूज, ओकेजनली हम इसको यूज कर सकते हैं, बट रेगुलर कंजम्पशन किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता, इसका भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस होता है, तो हम जनरली इसे प्रिफर करते हैं हमारे एंटासिड्स की फॉर्म के अंदर। बट NaOH जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया जाता है कि इसको एंटासिड की फॉर्म में यूज किया जा सके। याद रखना, अब नेक्स्ट टाइम नहीं यूज होता है NaOH। ठीक है ना? यस, ईटन नहीं। चलो नेक्स्ट। Why does washing soda lose its cleaning property if left open in air? देखो, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये होता है Na2CO3 डॉट 10H2O, ये फॉर्मूला है। अगर मैं इसे ओपन छोड़ दूंगी तो क्या होगा? इफ्लोरेसेंस होगा। इफ्लोरेसेंस होगा। अब इसका क्या मतलब है? इफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और बेसिकली जितने भी सॉल्ट्स जिनके साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े होते हैं वो जनरली उन्हीं की प्रेजेंस में अपना प्रॉपर काम दिखा पाते हैं। तो ये जैसे ही Na2CO3 बन जाएगा, इसकी इफेक्टिवनेस डिक्रीज हो जाएगी, इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो भाई जब हम इसे खुला छोड़ देंगे वॉशिंग सोडा को, तो इसके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये निकल जाएंगे, ये रिमूव हो जाएंगे। और जैसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होंगे, पहले तो इसका क्रिस्टल नेचर खत्म हो जाएगा। रिमेंबर, मैंने आपसे अभी लास्ट सेशन के अंदर बात की थी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कभी भी वेट नहीं करते किसी सॉल्ट को,
वो उसको उसके क्रिस्टल्स बनाने में हेल्प करते हैं, वो उसको उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हेल्प करते हैं। तो जब ये निकल जाएगा तो इसकी इफेक्टिवनेस भी जो होगी वो खत्म हो जाएगी। वेरी गुड, इफेक्टिवनेस डिक्रीजेस। ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ गैस जब किसी भी सोल्यूशन से बाहर निकलती है, दैट इज कॉल्ड ब्रिस्क एफरवेसेंस। गैस निकलेगी किसी भी रिएक्शन मीडियम से, जब गैस निकलेगी उसे हम ब्रिस्क एफरवेसेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी हमने टिल नाउ 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। देखो, कोई भी चीज है जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट थी और उसे छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं हुआ। हमने बात की केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस की, ठीक है, हमने बात की एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की, उसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सॉल्ट्स और पीएच, हमने उन्हें डिस्कस किया। नाउ वी आर डीलिंग विद द चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। ओके, सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग मेटल्स। अब पहली चीज जो तुम लोगों को समझनी है इन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, वो ये है कि भाई जो मेटल्स, नॉन मेटल्स तुम्हें एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे यहां पर दिए हुए हैं हमको पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, नीचे के जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो तुम्हें इन्हीं के बेसिस पर आंसर देना है। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको तो छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने जो पढ़ा है एनसीईआरटी में, जो दूसरे आंसर्स हैं उनके साथ में वो स्टार्ट कर देते हैं अपनी आंसरिंग, ठीक है, विच इज नॉट गुड। चलो, select from the above metals a metal which does not react with oxygen even at the high temperature। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा चाहे आप कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। बताओ कौन सा मेटल है? कौन सा मेटल है भाई जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा? जो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और इनके अंदर प्रेजेंट है वो है कॉपर। याद करो, एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में एक लाइन लिखी हुई है कि कॉपर को जब, अभी थोड़ी देर पहले वही बात कर रही थी मैं, कि कॉपर को जब हम हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ में सिर्फ अपर सरफेस में रिएक्शन करता है, लेकिन लोअर सरफेसेस जो हैं उसकी कभी भी कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Reacts with oxygen at ordinary temperature and forms a protective oxide layer which prevents the metal from further oxidation। ये तो बहुत सिंपल है भाई, इसको तो हम बहुत यूज करते हैं हमारे घरों में यूटेंसिल्स की फॉर्म में। ये वो मेटल है, द मेटल इज एल्यूमिनियम, द मेटल इज एल्यूमिनियम। और अगर आपको याद दिलाऊं तो भाई एल्यूमिनियम के साथ तो ऐसा हम आर्टिफिशियली भी करते हैं, एनोडाइजिंग, जहां पर हम एल्यूमिनियम के ऊपर आर्टिफिशियली ऑक्सीजन के साथ में उसकी रिएक्शन करवा कर और ज़्यादा मोटी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं जिससे वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, ये याद रखना है हमको। कैच फायर व्हेन केप्ट इन द ओपन। अब जो ओपन में फायर कैच कर लेंगे वहां पर हमने पढ़े थे 2 मेटल, सोडियम और पोटेशियम। यहां सोडियम नहीं है बट पोटेशियम है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? पोटेशियम। हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? पोटेशियम। तो पहले वाले का आंसर कॉपर, सेकंड जो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ले और वो प्रोटेक्टिव लेयर फर्दर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हो, किससे? कोरोजन से, तो वो एल्यूमिनियम। और थर्ड जो वाइग्रसली ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा वो पोटेशियम। डज नॉट बर्न इन ऑक्सीजन बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक ऑक्साइड। ओ, कुछ गड़बड़ हो गई। फर्स्ट वाले का आंसर जो है वो
कॉपर नहीं होगा भाई, फर्स्ट वाले का आंसर सिल्वर होगा, सॉरी माय मिस्टेक, फर्स्ट वाले का आंसर सिल्वर होगा Ag, क्योंकि सिल्वर एक नोबल मेटल है और नोबल मेटल्स जो हैं वो कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते। मैं तुम्हें बता रही थी कि भाई उन्हीं ऑप्शंस को देखना है और मैंने खुद ही सिल्वर को अपने दिमाग से एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर सिल्वर होगा क्योंकि वो एक नोबल मेटल है। बर्न इन ऑक्सीजन कोटेड विद द ब्लैक ऑक्साइड लेयर, ये कॉपर है, ये कॉपर है, ठीक है। लास्ट, ये हमारे क्वेश्चंस थे। हाँ, फर्स्ट में Ag ही होगा, यस आई वॉज रॉन्ग, माई मिस्टेक, मैं गलत थी, ठीक है। Ag ही होगा, मुझसे मिसकंसेप्शन हो गया, मैंने सिल्वर को देखा ही नहीं, ठीक है। तो भाई हॉट मेटल जो है जो कोट हो जाएगा ब्लैक कलर्ड की ऑक्साइड लेयर से, वो कॉपर है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, क्या होते हैं भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं ये ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड्स एंड बेसिस दोनों के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं। दे रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एंड बेसिस, इन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है ये, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शो दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ये दोनों ही इक्वेशन हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जब HCl से रिएक्शन करेगा, सो नाउ इट एक्ट एज अ बेस, जब रिएक्शन होगा तो AlCl3 बनेगा, ठीक है। और अगर इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसी बेस के साथ, NaOH जब रिएक्शन करेगा Al2O3 के साथ में, तो बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, ये बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। और दोनों एसिड बेस रिएक्शन है तो साथ में कौन रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। वेरी गुड, शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर, गुड। वॉट आर एल्कलाइज, जो हमारा सिक्स्थ है वो है, वो कह रहा है एल्कलाइज क्या होते हैं, गिव वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आप एल्कलाई, ये बताइए क्वेश्चन ये वाला क्यों पूछा गया था, क्योंकि यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट जो है ये एक मिक्स टाइप का सॉल्ट बन रहा है, यहाँ पर दो टाइप के केटायंस प्रेजेंट हैं, दो अलग अलग मेटल प्रेजेंट हैं, इसीलिए बार बार रिपीटेड फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। फोर्थ सिक्स्थ जो लास्ट है हमारा, एल्कलाइज क्या होते हैं। देखो भाई एल्कलाई जो होते हैं ना ये बेस ही होते हैं, ये वो बेसिस होते हैं जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ये वो बेसिस होते हैं जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं। तो जिन बेसिस को तुम वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो दे आर कॉल्ड एल्कलाइज। एग्जाम्पल NaOH, KOH, इन्हें आप इजीली वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो, ये आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। वेरी गुड। क्या सारे के सारे बेसिस को हम एल्कलाइज बोल सकते हैं, आर ऑल द बेसिस एल्कलाई, नो, ओनली वाटर soluble, soluble bases are called alkali। सिर्फ उन्हीं को एल्कलाई बोलोगे जो वाटर soluble होंगे, सारे के सारे बेसिस जो हैं वो एल्कलाई
नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती क्या है? तो भाई जब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मतलब होता है प्योरिफिकेशन करना। हमने जो भी मेटल एक्सट्रैक्ट किया है, जितना भी मेटल हम एक्सट्रैक्ट करके मेटलर्जी के हिसाब से लेकर आए थे, उस मेटल को अब हम प्योर करेंगे, उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और टर्म होता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो है वो सिमिलर टर्म है और हम बहुत बार उस टर्म से कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे रिफाइनिंग से लिंक कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिडक्शन वर्ड अगर जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन अगर हो जाएगा तो वहां पर हम जितने भी हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, जितने भी हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू दिस मेथड। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है हमको और कॉपर को यूज करते हुए हमें अपनी बात एक्सप्लेन करनी है। तो हम इसे डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि भाई हर एक चीज कैसे कैसे इसमें हो रही है। तो फर्स्ट इज, हमारे पास एक कंटेनर होगा, इस कंटेनर में हम इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे, इस कंटेनर में हम इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट वही मेटल का सॉल्ट होगा जिस मेटल को मैं एक्सट्रैक्ट करने वाली हूं। जिस भी मेटल को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगी उसी का इलेक्ट्रोलाइट में यहां पर फिल करूंगी। एक हम लगाएंगे इसमें एनोड, एक हम लगाएंगे इसमें कैथोड और इसे हम कनेक्ट कर देंगे विद द सिस्टम। ठीक है, तो हम बैटरी से इसे कनेक्ट करेंगे और सर्किट जनरेट करेंगे। अब ये जो साइड है हमारी, ये है एनोड और ये जो साइड है हमारी, ये है कैथोड। होगा ये कि एनोड पर क्या प्रेजेंट होगा? एनोड पर भाई प्रेजेंट होता है हमारा इम्प्योर मेटल। जितना भी इम्प्योर मेटल है जिसे हमें प्योर करना है, उस इम्प्योर मेटल को हम एनोड पर प्लेस करेंगे और जो कैथोड है उस पर आएगा हमारा प्योर मेटल, उस पर आएगा हमारा प्योर मेटल। एनोड पर हम रखेंगे इम्प्योर मेटल और कैथोड पर हम रखेंगे प्योर मेटल। प्योर मेटल की एक पतली सी शीट ही लगानी है हमको, ज्यादा मोटा प्योर मेटल यूज नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ होगा क्या, जैसे जैसे कॉपर यहां से निकल के जाएगा, ये जाएगा कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, ये केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक, ये केमिकल रिएक्शन होगी। नेक्स्ट, अगर हम इधर बात करें प्योर मेटल की, तो प्योर मेटल के अंदर जितना भी कॉपर यहां से आया है, ये सारा का सारा इस पे जाके डिपॉजिट करना है हमको। इस कॉपर को हमें इधर डिपॉजिट करना है, तो कैसे डिपॉजिट होगा? कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर सॉलिड बना लेगा, कॉपर सॉलिड बना लेगा और जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट था वो कौन है? कॉपर सल्फेट है। अब जितना भी कंटेंट प्रेजेंट है, जो इम्प्यूरिटीज हैं, वो सारी इस एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी। इसे हम कहते हैं एनोड मड, इसे हम कहते हैं एनोड मड, इसे हम एनोड मड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड है विद द हेल्प ऑफ कॉपर। कॉपर की हेल्प के साथ में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को प्लेस किया। अब यहाँ से हम इस कैथोड वाले पार्ट को निकालेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको कॉपर मिलेगा इन द प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हमें थर्माइट प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, थर्माइट प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करें। तो अगर तुम थर्माइट प्रोसेस को याद करो तो थर्माइट प्रोसेस में हम कहते हैं कि Fe2O3
एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करता है और हमको देता है आयरन इन द लिक्विड स्टेट और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट, ये हमको मिलता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट हमको मिलता है। तो भाई Fe2O3 एल्यूमिनियम जो सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम यूज करेंगे तो हीट जो है वो लार्ज अमाउंट में रिलीज होगी। तो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि इसकी वजह से निकलने वाला मेटल भी कैसा हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मेटल किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, इसे हम रेलवे ट्रैक्स को जॉइन करने में यूज करते हैं। रेलवे ट्रैक को जॉइन करने के लिए इसे हम यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाई इज कार्बन नॉट यूज्ड टू रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक सीरीज है जिन्हें हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ कार्बन ज़ेब्रा। देखो आप ध्यान से, मैंने आधी ही सीरीज लिखी हैं। अब अगर ध्यान से देखोगे तो एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कार्बन से। जब एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा कार्बन से, तो कैसे मैं कार्बन को यूज़ कर सकती हूँ एल्यूमिनियम को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कार्बन से, इसीलिए वो उसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से बाहर नहीं निकाल सकता। तो ये जो रिएक्शन है Al2O3 प्लस कार्बन, ये नहीं हो सकती है बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ, लेस रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बन। कार्बन की रिएक्टिविटी कम है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, लास्ट, Why is iron more easily corroded than aluminium? क्यों आयरन जल्दी कोरोड हो जाता है एल्यूमिनियम से? बिकॉज एल्यूमिनियम जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसे प्रोटेक्ट करता है फर्दर कोरोजन से। फर्दर कोरोजन से इसे बचाने के लिए ये काम करता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपनी सरफेस पर एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर बना लेता है और इसी वजह से हम देखते हैं कि आयरन फास्ट कोरोड होता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम अपने आप को लॉन्ग टर्म में प्रोटेक्ट कर लेता है। भाई हमने ये भी देखा है कि एल्यूमिनियम के साथ तो हम एक आर्टिफिशियल मेथड भी लगाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसीलिए उसे कहा जाता है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग का जो मेथड है वो जनरली यूज किया जाता है इसी पर्पस से कि भाई एल्यूमिनियम के ऊपर हम एक मोटी लेयर बनवा दें जिससे वो फर्दर कोरोजन से अपने आप को बचा सके। ठीक है, तो ये सेल्फ प्रोटेक्शन करता है, अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन पे ये ज़्यादा काम करता है एल्यूमिनियम, इसीलिए हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है हमारा। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय गिविंग वन एग्जाम्पल ईच विथ अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है।
ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये कह रहा है डिफ्रेंशिएट करना है, तो भाई डिफ्रेंशिएट कर दिया, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कहलाता है, पहला डिफ्रेंशिएशन। दूसरा डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, दे गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें सारे के सारे बॉन्ड्स सेटिस्फाइड हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। बट दीज गिव एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इनके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये जनरली क्या प्रोवाइड करेंगे, एडिशन रिएक्शन हमको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे डू नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ये ब्रोमीन वाटर को जनरली डीकलराइज नहीं करते, बट दे डू, ये करते हैं, ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देते हैं। ब्रोमीन वाटर जनरली ऑरेंज और ब्राउनिश शेड का होता है, जैसे ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के कांटेक्ट में आता है उसका कलर निकल जाता है, उसे डीकलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देना है, तो भाई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बता दिया इन दोनों का कि एक एक कंपाउंड बना देते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं हम मीथेन की, तो CH4, और यहाँ बात कर लेते हैं हम ईथीन की। कार्बन ने यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी 4 बॉन्ड बनाए और उधर भी 4 बॉन्ड बनाए, तो एक तरफ हमने मीथेन बनाया और एक तरफ हमने ईथीन बनाया है। Write the method of converting an unsaturated hydrocarbon into a saturated hydrocarbon and name the industry where this reaction is commonly used। ठीक है, तो देखो भाई इंपॉर्टेंट है ये जो मेथड है वो होता है हाइड्रोजिनेशन मेथड। ठीक है, वो कौन सा मेथड होता है, मेथड होता है हाइड्रोजिनेशन मेथड, हाइड्रोजिनेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के ऊपर हम हाइड्रोजन ऐड करवा देते हैं निकल की प्रेजेंस में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक सैचुरेटेड कंपाउंड में, वो कन्वर्ट हो जाता है एक सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर। जब वो सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो इसे हम हाइड्रोजिनेशन कहेंगे क्योंकि इसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो रही है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन हो गया, कहाँ यूज करते हैं भाई, वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए इस मेथड को बहुत बार यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ऐसा हमारी एनसीईआरटी लिखती है। ठीक है ना, नेक्स्ट, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड एंड 4 कार्बन एटम इन इट्स 1 मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम्स हो, बना दिए भाई, एक डबल बॉन्ड हो, कहीं पर भी बना दो, मैंने सेंटर में बना दिया। अब बाकी सबके हाइड्रोजन सेटिस्फाई करो, इसका एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और बनेंगे, ये CH3, इसके 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन और लगेगी, इसके भी 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन और लगेगी, इसका एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगेंगी। ये जो कंपाउंड है इसका नाम भी लिखना है हमको, तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हो गई हमारी ये, कोई साइड चेन नहीं है हमारे पास, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 4 कार्बन है, ब्यूट। बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन डबल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है ना, तो कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन हो जाएगा। ठीक है ना, नेम 2 साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ऑल्सो ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर। भाई 2 साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स मांगे हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। ठीक है ना, तो पहला साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बना दो, साइक्लोप्रोपेन,
हर एक के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? दो दो। हर एक के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? दो दो। साइक्लोप्रोपेन नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोप्रोपेन। दूसरा हाइड्रोकार्बन जो आप एनसीईआरटी में देखते हो वो है बेंजीन का, तो बेंजीन बना दो। साइक्लिक कंपाउंड कह रहा है ना वो, साइक्लिक कंपाउंड कह रहा है, जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन हो। हाइड्रोकार्बन के दो एग्जाम्पल्स देने, इसे कहते हैं हम बेंजीन। ठीक है, इसे कहते हैं हम बेंजीन। तो ये दो हाइड्रोकार्बन्स हो गए। साइक्लिक का मतलब होगा एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाना है, और जो तुमने ऊपर बनाया है ये चेन स्ट्रक्चर है, चेन स्ट्रक्चर, और नीचे वाला जो है वो है साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अ कंपाउंड X having two carbon atom in its molecule turns blue litmus red and 5 to 8% solution of X in water is widely used as a preservative. Identify the compound and write its structure. तो भाई देखो, अगर प्रिजर्वेटिव की बात कर रहा है, 5 to 8% की बात कर रहा है, दो कार्बन के कंपाउंड की बात कर रहा है, तो दो कार्बन का 5 to 8% की फॉर्म में यूज होने वाला प्रिजर्वेटिव होता है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का जो प्रिजर्वेटिव 5 to 8% पे यूज होता है उसका नाम है विनेगर। उसका नाम क्या है? विनेगर है। ठीक है, का स्ट्रक्चर बनाना है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, नाम है इसका IUPAC इथेनोइक एसिड, नाम है इसका इथेनोइक एसिड। ठीक, नेक्स्ट, सब लिख दिया ना हमने? हाँ, कंपाउंड आइडेंटिफाई कर लिया, स्ट्रक्चर ही बना दिया। कंपेयर इट्स पीएच नेचर विद अ मिनरल एसिड, तो भाई फर्स्ट A सेकेंड B। मिनरल एसिड के साथ में इसके पीएच के नेचर को कंपेयर करेंगे तो जो हमारा एसिटिक एसिड है ये वीक एसिड होता है एज कंपेयर्ड टू मिनरल एसिड्स। कौन कौन से होते हैं मिनरल एसिड्स? HCl H2SO4, इनके कंपैरिजन में ये एक वीक एसिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट, X on reacting with alcohol produces sweet smelling compound used in making perfumes. Name the reaction and write its chemical equation. कौन है वो? तो भाई जब इसकी रिएक्शन अल्कोहल से करवाएंगे तो एसिटिक एसिड CH3COOH, जब अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, मैं उल्टा लिख रही हूं अल्कोहल, OH, एक सेकेंड, CH2CH3। तो देखो जैसे ही अल्कोहल और तुम्हारा एसिटिक एसिड सामने आएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये एज इट इज कंबाइन हो जाएंगे। तो कंबाइन होने के बाद ये हमको क्या देंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। ये कंपाउंड जो बना है ये कंपाउंड कहलाता है एस्टर। ये कंपाउंड कहलाता है एस्टर। एस्टर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं जिनको परफ्यूम इंडस्ट्रीज में और बहुत सारी जितनी भी फ्लेवरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर स्वीट स्मेल। ओके, नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन लिख दी हमने। ये जो केमिकल इक्वेशन होती है जनरली एसिडिक मीडियम में होती है। नेक्स्ट कह रहा है वो D, when sodium carbonate is added to X, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, जब सोडियम कार्बोनेट को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी CH3COOH, एक गैस प्रोड्यूस होगी विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जो लाइम वाटर को मिल्की बना देगी, यानी कि
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉल्ट बनेगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और हमको पता ही है बहुत अच्छे से कि जो गैस लाइम वाटर को मिल्की बना देती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारी एनसीईआरटी बुक हमको ये बताती है। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन, ऑलरेडी डिड। फॉर द रिएक्शन गिविंग द नेम ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस, जो सॉल्ट बना CH3COONA, ये कहलाएगा सोडियम एसीटेट। ये सोडियम एसीटेट है। क्या बना ये? सोडियम एसीटेट बना। ठीक, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड होप यू विल डू योर बेस्ट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। आज का लाइव सेशन हमारा इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज रहे, बट इस वीडियो से आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल डेफिनेटली एस योर एग्जामिनेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।